नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज भारत 24 की कवरेज हो रही है मिजोरम में जारी इस वक्त काउंटिंग को लेकर, क्योंकि रुझान लगातार सामने आने लगे हैं और रुझानों में 40 सीटों में से किसके पास कितनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। जल्दी से एक तस्वीर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस इस वक्त सिमटी हुई 2 पर है, बीजेपी के पास 3 है, लेकिन इसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण पार्टियां जिस पर सबकी नजरें हैं वो है एमएनएफ और जेडपीएम। एमएनएफ और जेडपीएम का आंकड़ा 24 और 11 का इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन जेडपीएम लीड लेती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच में दोनों ही पार्टियों के बीच का यह मुकाबला इन सब के बीच में कमाल दिखाने की कोशिश करने में इस वक्त जुटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि अगर दोनों ही पार्टियों की आप बात करेंगे, चाहे एमएनएफ हो चाहे जेडपीएम हो, इनके जो जनक रहे हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं कांग्रेस से रहा है। लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस बार के चुनावों में अपनी स्थिति में कांग्रेस मजबूती ला पाए। 2018 की अगर मैं बात करूं तो आईएनसी के पास यानी कि कांग्रेस के पास 5 सीटें थी, एमएनएफ के पास 26, अन्य के पास 8, एमपीसी के पास 1। लेकिन अभी 2023 की स्थिति में एमएनएफ और जेडपीएम, जिसमें जेडपीएम बढ़त बनाए हुए 12 सीटों पर इस वक्त चल रही है, 22 सीटों पर जेडपीएम ने बढ़त बना ली है कि ये बड़ी खबर है। 5 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने 1 सीट पर बढ़त बना ली है, यानी शुरुआती रुझानों में जेडपीएम को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिजो नेशनल फ्रंट, जहां पर अभी सरकार मिजोरम में, लेकिन इस बार क्या समीकरण, कौन से मुद्दे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जेडपीएम इस बार लीड लेती हुई नजर आ रही है। एमएनएफ और जेडपीएम के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें बीजेपी 1 पर है, लेकिन जेडपीएम को बहुमत मिलता हुआ अभी की तस्वीर में नजर आ रहा है। देखिए, टाली लगातार बदल रही है। 40 सीटों में 2 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, 11 पर एमएनएफ और 24 पर अन्य इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। शुरुआती रुझानों में जेडपीएम को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम में जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, 22 सीटों पर जेडपीएम ने बढ़त बना ली है, हालांकि वो बदल के देखिए 24 इस वक्त हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन टाली कर देती हूं। ऊपर आप देखेंगे जहां पर कांग्रेस है, बीजेपी है, एमएनएफ है और जो अन्य है उसको आप जेडपीएम मानिए। एमएनएफ और जेडपीएम 11 और 24, अभी इस वक्त ये मुकाबला दोनों के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है। जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल ने इस बार बड़ा चौंकाया, क्योंकि वहां की सरकार को पीछे कर दिया था। एग्जिट पोल ने जोरामथांगा की जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसको पीछे कर दिया था। एग्जिट पोल में तस्वीर देखने को मिली थी, हालांकि क्लियर पिक्चर एग्जिट पोल में नहीं थी। एग्जिट पोल में हंग असेंबली की तस्वीर दिखाई गई थी। 13 ऐसे केंद्र हैं जिन पर गिनती हो रही है 40 विधानसभा सीटों को लेकर, और ये गिनती सुबह 8 बजे से बैलेट के साथ होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद आगे की तस्वीर देखिए आपके सामने, एमएनएफ और जेडपीएम 2 और 3 पर कांग्रेस और बीजेपी, इस वक्त ये स्थिति है। बहरहाल आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ कल जहां पर हमने 3 हिंदी पट्टी और एक साउथ के राज्य पर चर्चा की, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की, और इसके साथ ही तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस मजबूत उभर कर सामने आई। आज कांग्रेस की उम्मीदें मिजोरम से भी हैं, और यहां पर मुद्दे क्या हैं, मिजोरम का समीकरण क्या है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। विमल सिंह बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता अब से थोड़ी देर बाद जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व डायरेक्टर चुनाव आयोग के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रिएक्शन ज्योति कुमार सिंह जी आप ही से लेना चाहूंगी। क्या उम्मीद मिजोरम में आने वाले नतीजों को लेकर, और अभी की स्थिति में तो कांग्रेस 2 पर है, 1 से ज्यादा बीजेपी इस बार बनी हुई है, क्या उम्मीद है आपको? क्यों लगता है कि कांग्रेस का एक टेक मिजोरम में इस बार है? एक्चुअली देखिए, अभी तो चूंकि पहाड़ी इलाका है ये, और यहाँ पर थोड़ा सा जो वोटिंग का रहता है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी जो कल की जो वोटिंग पैटर्न रही और जो स्पीड रहती है। लेकिन अभी काफी उतार चढ़ाव आएगा, अभी और भी आएंगे इसमें। लेकिन हमें लग रहा है कि एमएनएफ की हार हो जाएगी। और जिस तरह से रुझान आपके अभी दिख रहे हैं, आपके भी चैनल्स में देख रहा था 9 बजे से, तो उसमें जो जिस तरह से दिख रहा है, हमें लग रहा है कि इनकी बढ़त बनती जा रही है। और कांग्रेस भी
पहले से इसमें बेहतर करेगी। और इससे जो बेहतर मुद्दे करेगी रहे, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, मैं और जो मुद्दों की जो आप बात कर रहे थे, हाँ। इस मुद्दे में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा था, करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा था, कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो की जरूरतें थी वो पूरा नहीं हो पाई, वो भी एक मुद्दा था। फिर एक जो बगल के राज्य में जो थोड़ी घटनाएं हुई, सर उसका आपको भी रोकना काफी चाहूंगी, असर। देखिए नतीजे भी सामने आने लगे हैं। अभी तक तो हम रुझानों पर फोकस कर रहे थे। जेडपीएम के डब्लू चुवान वामा जीत गए हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। तुईचांग सीट से चुनाव जीत गए हैं। 909 वोटों से चुवान वामा इस वक्त जीत चुके हैं। जेडपीएम के प्रत्याशी डब्लू चुवान वामा इस वक्त तुईचांग सीट से जीत चुके हैं। ये नतीजा भी इस वक्त सामने आ चुका है। 909 वोटों से चुवान वामा इस वक्त जीत चुके हैं अपनी सीट, जो कि ताल्लुक रखते हैं जेडपीएम से। तुईचांग सीट से ये लड़ रहे थे। विमल जी, बीजेपी को लेकर स्थिति क्या लगती है मिजोरम में? क्योंकि ये सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर का राज्य और मिजोरम में मणिपुर का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा। देखिए आप सवाल सर पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि एमएनएफ आपके साथ केंद्र में है, लेकिन वहां पर मंच साझा करने से सीएम इनकार कर देते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मैं मंच साझा नहीं करूंगा। आपको लगता है कि ए, उनका वहां पर आपके साथ ना होना, बी, आपको इस तरीके से डेंट करना नुकसान करा? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जोरों खौरों से जो है चुनाव लड़ती है। और एमएनएफ की मैं बात करूँ तो एमएनएफ जो है अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ा है, और हम जो है केंद्र में जो है गठबंधन में अगर हम बात करें तो हम केंद्र में हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, जिस तरीके से आपने कांग्रेस से बात किया, कांग्रेस ने बोला कि वहाँ का जो मेन मुद्दा था एम्प्लॉयमेंट था, वहाँ का जो मेन मुद्दा था वो मणिपुर का था, मणिपुर जो दंगा हुआ था उसका था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष आखिर रही कहाँ? आप देखिए, अभी आप कल का जो नतीजा आया, भारतीय जनता पार्टी जो है तीनों जो है हिंदी भाषी राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और बहुत बहुमत से जीत हुई है। वहाँ एक बहुत बड़ा जनादेश जो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में मिला है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा हार का अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या है कि कभी भी जो है कांग्रेस जो है विश्लेषण नहीं करती है। और मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बदली है। सर मैं अपडेट कर देती हूं, क्योंकि एक बड़ा चेंज आया है। एमएनएफ 9 पर आ गई है, कांग्रेस 2 पर, बीजेपी 3 पर, एमएनएफ 9 पर, और अगर आप बात जेडपीएम की करेंगे तो वो इस वक्त 26 पर नजर आ रही है। और 26 जो है वो बड़ा आंकड़ा है इस वक्त। एक तरफ एमएनएफ है, और ये देखिए ये, क्योंकि ये जो तमाम दल हैं इसमें लीड लेती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा गेम चेंजर उसके लिए हो सकता है, क्योंकि उसकी कोशिश लगातार उसकी तरफ से की जा रही थी। और ऐसे में 40 विधानसभा सीटों के लिए एमएनएफ का सिर्फ 9 पर अभी टिका रहना अपने आप में बड़ा बदलाव है। विमल जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में विधानसभा की चुनाव लड़ी थी मिजोरम के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट जो है एक सीट जीत के हासिल की थी। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है रुझानों में जो है आप देख रहे हैं अभी आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि अभी आंकड़ा बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पहले देखिए 4 से 5 या 7 हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी 4 से 5 में खुश हैं आप? देखिए नहीं, खुश तो नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना, भारतीय जनता पार्टी जो है में, जैसे कल मोदी जी खुश थे इस बात पे कि पहले से थोड़ी सी पकड़ बेहतर हुई है। कर्नाटक में भी आपके कुछ आंकड़े बड़े थे, आप लोग खुश थे कि भाई चलो शुरुआत हो गई है। तो ऐसे ही आप 4 से 5 में मिजोरम में खुश हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं पूर्णिमा जी, जब हम 1984 में जब 2 लोकसभा सीट जीते थे तो यही विपक्ष के लोग जो है हमारे ऊपर मतलब कि हम हंसते थे, ये कहते थे कि ये 2 लोकसभा सीट जीत कर क्या करेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश ने पूरा एक जनादेश दिया मोदी जी को। तो कहना चाहता हूँ कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती थी। आज देखिए 3, 4, 5 का आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है छूते हुए दिखाई दे रहा है, जीतते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये और सिर्फ मोदी जी का प्यार है। और मोदी जी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के साथ जो लगाव रखते हैं, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्य को किया, जैसे रेलवे की बात करूं या मैं सड़क की बात करूं, या आप देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो वहां पे जाके निवेश कर रही हैं। तो इस चीजों को देखते हुए जो है वहां की जनता जो है अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो है मोदी जी को देते हुए दिखाई दे रही है। तो ये आप जो तेलंगाना की आपने बात किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि तेलंगाना में भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीती थी। लेकिन कल आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बढ़ा। आप बड़ ऊपर की तरफ रहे हैं। हाँ। ये तो मैंने भी कहा कि आप बड़ ऊपर की तरफ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने 4-5 पे खुद ही को रोक दिया, इसलिए मैंने पूछा कि आप उतने में खुश हैं या नहीं हैं। प्रेम सर,
जरा मुझे थोड़ा समझाइए मिजोरम को, क्योंकि एक मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसकी पॉलिटिक्स से हम लोग बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन फिर भी वहां की जनता का पर्सपेक्टिव क्या है सरकार चुनने को लेकर? देखिए, ये तो सबको दिखता है कि वहाँ दोनों क्षेत्रीय दल उनकी प्राथमिकता में हैं, MNF और ZPM। और ये भी बताइएगा सर, ये ZPM का जो एकदम से चेंज हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड था इस बार? वहां की जनता ने क्यों इतना MNF को पीछे छोड़ दिया? देखिए, यहाँ भी एग्जिट पोल्स फेल होते नजर आए हैं। 26 सीटें किसी भी एग्जिट पोल ने ZPM को नहीं दिखाया था, जो भी है दिख रहा है, और मोटे तौर पर त्रिशंकु दिख रहा था। कांग्रेस को बड़ा सेटबैक लगता दिख रहा है। अभी तो बीजेपी कांग्रेस से आगे है फिगर में। तो हो ये रहा है कि जो सत्ता में MNF रहे उसके करप्शन का मुद्दा हावी रहा और उसके खिलाफ उसको बदलने के लिए जनता निकली। तो अब कांग्रेस ने त्रिकोण बनाया, राहुल गांधी ने माहौल बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जो है क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ही यहाँ घुसने का प्रवेश की कोशिश करेगी। ये सारी बातें की, कैंपेन जो मैक्सिमम होता है, लेकिन जनता ने रिप्लेसमेंट के लिए फिर दूसरा क्षेत्रीय दल ZPM को ही प्रायोरिटी दी है और कांग्रेस को प्रायोरिटी नहीं दी है। ये बात अब साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये है, मैं इसी से समझने की कोशिश करती हूँ, इसका मतलब ये है कि वहां की जनता को क्षेत्रीय पार्टी पर ज्यादा भरोसा है बनस्पत किसी राष्ट्रीय पार्टी पर, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस हो। देखिए, एक तो वहाँ एक जनता का एक ट्रेंड रहा है कि जो सत्ता में रहती है उसके साथ वो जुड़ के रहती है। लेकिन अब वहाँ जब दूसरा कोई विकल्प है तो कांग्रेस को सत्ता में आते हुए, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं देख रहे हैं, कांग्रेस को लगातार सेटबैक लग रहा है, तो इस वजह से भी क्षेत्रीय दल उनकी प्रायोरिटी है ZPM के प्रति। वो एक विकल्प देख रहे हैं, लेकिन MNF से आज ही जा चुके थे, जो कि NDA का घटक दल है, उससे आज ही जा चुके थे। तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस को नहीं चुना, ये कांग्रेस की चिंता के लिए चिंता की बात है। घटक दल सर वो तो केंद्र में है ना, केंद्र में है तो NDA में ना, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राज्य में तो रिप्रेजेंटेशन फिर बीजेपी की, अगर वो केंद्र में साथ है, राज्य में साथ नहीं है, एक सांसद है, कैसे क्योंकि MNF का एक सांसद है, NDA सरकार को समर्थन दे रहा है, तो NDA में है। और चुनाव चूंकि दोनों अलग लड़ रहे हैं, तो यहाँ NDA में रहते हुए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और MNF। ये स्थिति है। तो ZPM तो NDA में नहीं है। तो जनता NDA से अलग ZPM को चुनी, कांग्रेस को नहीं चुनी। ये मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस से ही आए जब शुरू हुआ, वो तो पार्टी बनी है तो अलग पार्टी, सांसद थे, पूर्व का सांसद थे, इसके संस्थापक नेता। लेकिन आज तो एक अलग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस से भी तो लड़ रहे हैं, वो बीजेपी से भी लड़ रहे हैं और MNF से भी लड़ रहे हैं, ZPM का ये है। तो हर पार्टी की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो जनता NDA के समांतर कांग्रेस को न चुन करके MNF को, ZPM को चुन रही है। ये अभी ये चुनाव बयां कर रहा है। जो ठीक है, इसको और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आज क्या होने वाला है। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे संसद भवन। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। शीतकालीन सत्र में 19 बिल लाने की तैयारी में सरकार है और इसी को लेकर अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचने वाले हैं। उनका संबोधन भी होगा। जाहिर है कि शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले और बिल पर चर्चा हो सके, ये उनकी तरफ से कहा जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ट्वीट किया गया है, लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह जानकारी ओम बिरला की तरफ से दी गई। आशा है सत्र में सभी दलों का सक्रिय सहयोग मिले। देशहित, जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सदन में गहन चिंतन होगा। सदस्य अनुशासन, शालीनता के साथ में सहभागिता निभाएंगे, ये अपील की गई है। सामूहिक प्रयासों से हम सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे, ये भी कहा गया है, क्योंकि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। जाहिर है कई मुद्दों पर यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार रह सकता है। प्रेम साहब, मुद्दे हैं कौन कौन से जिसकी वजह से हंगामेदार रहने के आसार? देखिए, स्थानीय मुद्दे मोटे तौर पर एक ये है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, करप्शन मुद्दा है और स्थानीय विकास मुद्दा है। इसमें ये माना गया कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुए, ये मोटे तौर पर। और इससे भी बड़ा मुद्दा वो मणिपुर से आए हुए शरणार्थी हैं, 60,000 लोग वहाँ, ये भी मुद्दा है। तो ये मुद्दे NDA के खिलाफ गए हैं,
क्योंकि MNF को लोग NDA में ही देखते हैं, भले ही ये अलग चुनाव लड़ रहे हों। तो इस वजह से जनता ने एक क्लियर मेजॉरिटी 40 में 27 सीटों पर आगे है ZPM ये दिया, ये बड़ा गुस्सा दिखाया है। ठीक है सर, अगली खबर और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज सदन में गूंजेगा कैश फॉर क्वेरी का मामला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ कैश फॉर क्वेरी, आपको मामला याद होगा, जिसमें एथिक्स कमेटी के पास वो पहुंची भी थी, पूछताछ उनसे हुई थी, सवालों के जवाब लिए गए थे। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पेश होनी है और कमेटी ने महुआ मोइत्रा की बर्खास्तगी की मांग कर दी है, बर्खास्तगी की अनुशंसा उनकी तरफ से की गई है और लोकसभा स्पीकर को इस बाबत आखिरी फैसला लेना है। कैश फॉर क्वेरी का ये मामला, यानी पैसे के बदले सवाल पूछने का मामला, महुआ मोइत्रा से जुड़ा हुआ है, जिसमें इनका दुबई लिंक भी सामने आया था। फिर एथिक्स कमेटी फॉर्म हुई और एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा की पेशी हुई। अब एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और बर्खास्तगी की अनुशंसा उनकी तरफ से की गई है, जिसको लेकर अब अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर की तरफ से लिया जाएगा। यह मामला भी विमल जी बड़ा अग्रेसिव है, महुआ मोइत्रा का मामला, जिसको लेकर बीजेपी निशिकांत दुबे किस तरीके से हमलावर रहे। महुआ मोइत्रा को बर्खास्त करवा कर ही मानेंगे क्या आप लोग? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो अगर देखिए आप एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई हैं, तो आपको जो है जिस तरीके का उन्होंने कार्य किया है कि दुबई से जो है अपनी चीज़ें अपने वेबसाइट को वहाँ पे खोला है, वहाँ पे बहुत सारा हेरा फेरी वगैरह भी हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी तो भुनाएगी ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, आपने जिस तरीके देखा कि निशिकांत दुबे जी ने सवाल भी उठाया कि भाई ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत गलत है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए ये तो निर्णय जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष का है कि वो उनकी सदस्यता को खत्म करते हैं या उनका सदस्यता बरकरार रहता है, बट भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जरूर भुनाएगी। और मिजोरम की बात कर रहे हैं तो मिजोरम में अगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीटों पे जीतती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है हमेशा से जो है, चाहे मिजोरम का चुनाव था या उससे पहले जो है मणिपुर हिंसा को लेकर बार बार सवाल उठाया। और राजस्थान की बात करूं, आपने देखा राजस्थान में किस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हो रहा था, तो वो महिलाएं, उन्होंने देखा कि एक प्रधानमंत्री है, एक देश का ऐसा सेवक है जो हमेशा महिलाओं के लिए चिंता करता है। किया गया। ठीक है, एक बड़ी खबर मुझे देनी है, लेकिन अमीन साहब एक रिएक्शन आपसे लेते हो, उसकी तरफ मैं जाऊंगी। मिजोरम जैसे राज्य में चुनाव को कंडक्ट करवाना कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जागरूकता के लिहाज से या अरेंजमेंट के लिहाज से कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है? और अगर आपका इस पर कोई पॉलिटिकल टेक भी हो तो मुझे बताइएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो वहाँ पर अपने चुनाव अधिकारियों का, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने सफल चुनाव वहाँ पर कराया और आज गिनती हो रही है वहाँ पर मैं भी गया हूँ। फेक डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड में मैं ऑब्जर्वर था। वहाँ पे बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ पे एक तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसमें बाहर से अप्रोच है फॉरेनर्स की, उसमें जो बॉर्डर एरियाज लगते हैं कंट्रीज़, उनका इन्फिल्ट्रेशन पूरा रहता है, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये पहाड़ी एरिया है, जो बड़ी मुश्किल से हमारी पोलिंग पार्टियां वहाँ पहुँच पाती हैं। छोटी छोटी जगह पॉकेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे उनको जाना पड़ता है। और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बाहर के से इन्फ्लुएंस रहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा अभी जो वारदात हुई है दूसरी स्टेट में, तो ये लोग वहाँ पे इन्फ्लुएंस है बॉर्डर के एरिया से, जो भी कंट्रीज लगते हैं। इसलिए बड़ा विजिलेंट होकर हमारे इलेक्शन कमीशन को कराना पड़ता है चुनाव। लेकिन मैं तो थैंक गॉड कि उन्होंने अच्छी तरीके से कराया और ईश्वर ने हमारा साथ दिया और बहुत सफलतापूर्वक इलेक्शन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे से अच्छे नतीजे आएंगे और जितनी ज़्यादा पोलिंग हुई है। चुनाव आयोग की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग को बहुत सारी बधाई, जिस तरीके से बाकी 4 राज्य और आज मिजोरम में हम देख रहे हैं इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। लेकिन देखिए, 4 राज्यों के नतीजे तो सामने आ गए हैं, लेकिन उसको लेकर सवाल उठने बंद नहीं हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि चुनावी नतीजों पर मायावती ने अब सवाल उठा दिए हैं। एक तरफा नतीजों से लोग शंकित हैं, ये कहा जा रहा है मायावती की तरफ से। नतीजे गले के नीचे उतरना मुश्किल, ये भी कह रही है मायावती। शंका और चिंता होना लाजमी है, ये भी मायावती कह रही हैं।
चुनावी नतीजों पर मायावती की तरफ से सवाल उठाते हुए कहा गया है कि एक तरफा नतीजों से लोग शंकित हैं और शंका और चिंता होना इस पर लाजमी बनता है। बहरहाल ये मायावती की प्रतिक्रिया, इस पर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए आए हुए नतीजों को लेकर। और दूसरी तरफ मिजोरम में इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है उसमें कांग्रेस 1 पर, बीजेपी 3 पर, एमएनएफ इस वक्त नजर आ रही है 9 पर और इसके साथ ही जेडपीएम 27 पर इस वक्त बनी हुई है। बड़ी खबर है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे। बने रहिए भारत 24 के साथ। योगी जी के ढंग निराले, उन्हें कुशल रखें बंसी वाले। रोजगार बड़ी जानकारी मिजोरम में शुरुआती रुझानों में जेडपीएम को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11 सीटों पर एमएनएफ चल रही है आगे, यानी 12 से 11 सीटें हो गई हैं और 22 सीटों पर जेडपीएम ने अपनी बढ़त बना ली है। तो मिजोरम सा लग रहा है कि जेड विमल जी, बीजेपी को लेकर स्थिति क्या लगती है मिजोरम में, क्योंकि ये सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर का राज्य और मिजोरम में मणिपुर का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा। देखिए आप सवाल सर पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि एमएनएफ आपके साथ केंद्र में है, लेकिन वहां पर मंच साझा करने से सीएम इनकार कर देते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मैं मंच साझा नहीं करूंगा। आपको लगता है कि ए, उनका वहां पर आपके साथ ना होना, बी, आपको इस तरीके से विंटर सेशन जिसकी आज से शुरुआत होनी है और इसके लिए प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। ओम बिरला की अपील आपने सुनी, क्योंकि एक